देखो, आई थिंक 28 तक पढ़े थे, 29 में आते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है? आई थिंक इन्फिनिटी। यस, इन्फिनिटी होती है, क्योंकि वो सीधा होता है ना। किसी यहाँ पर लो, किसी दर्पण की फोकस दूरी उस दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। समतल दर्पण को गोलीय दर्पण के रूप में माना जाता है, जहाँ दर्पण की सतह की वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे होता है। ऐसे में फिजिकल टू आर बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी। एक सेकेंड। आवाज़ है यहाँ पे। क्या हुई? चलिए आइए। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक आगे एक पीछे। क्यों रखे जाते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन है कि एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, लंबवत तो नहीं रखे जाते। नहीं, समानांतर पैरेलल रखे जाते हैं, आगे पीछे। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली, चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण, ये तो आपको पता है ना, प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होता है और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है इक्वल होता है। समतल दर्पण पर बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, पता है। 31 नंबर आई। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। बड़े शोरूम में आई थिंक, अच्छा इसमें है उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है, इसे याद देखिए। 31 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखिए। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस में कन्वेक्स लेंस होता है। 32 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखें। पढ़ने में काम आने वाले चश्मे के ग्लास सामान्यतः उत्तल लेंस से बनाए जाते हैं। ऐसे लेंस दूर दृष्टिदोष या उम्र के साथ होने वाली जरा दूरदृष्टि में भी उपयोगी होती हैं। वायु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। यस, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है।
अच्छा, संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को ज़्यादा दूरदृष्टिता कहते हैं। वही दूरदृष्टि दोष में भी व्यक्ति निकट की वस्तु नहीं देख पाता है, परंतु इसका कारण अलग है। जैसे नेत्र गोलक सामान्य से छोटा होता है या लेंस का फोकसिंग पावर कम होता है, जिससे छवि रेटिना के पीछे बनती है। तू तो लगा हो गया। इसमें क्या ये इसमें याद सबको पता है क्या याद करना है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास में कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को 33 नंबर क्वेश्चन लिखिए। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इमेज खुद से बड़ा लगता है, तो ये है कनकेव मिरर। कन्वेक्स, क्या आंसर है इसका? ए, कनकेव मिरर। यस, ठीक है। आवर्धक कांच में यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? छोटा को बड़ा दिखाता है, तो ये कनकेव लेंस होगा। नहीं, कन्वेक्स बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखना पड़ेगा। उष्मा गति की किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत इतना यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो ये तो आपको यूनिट का मतलब अगर पता होगा तो हो जाएगा। यहाँ देखिए एक नंबर का सोल्यूशन, एक यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट पर आवर। तो 250 यूनिट बराबर 250 किलोवाट पर आवर। तो और 1 किलोवाट पर आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कर लेते हैं। चलिए, तो 250 इंटू 1 यूनिट ऊर्जा, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶
6 जूल। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। जिस निश्चित ताप व दाब पर कोई पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ संतुलन में रहता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। उदाहरण, पानी का त्रिक बिंदु तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ही होगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक, ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? घट जाता है, प्रेशर घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक में समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, कि ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, कूलेंट है। किस चीज़ के कारण? कम क्वथनांक नहीं, उच्च क्वथनांक नहीं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और कम विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा है तो ये ज़्यादा हीट सोखता है आई थिंक, इसलिए ये कूलेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। हाँ, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा। जल का यह गुण इसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। यस, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से ठोस को पिघलाने से। संपीड़ित गैस क्या होता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस, अच्छा कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस को कंप्रेस कर दीजिएगा तो वो लिक्विड बदल जाएगा। बेसिकली गैस जो है ना, क्यों वाटर क्यों नहीं और बर्फ़ क्यों नहीं, ठोस क्यों नहीं? क्योंकि गैस ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब कर सकता है वाटर और बर्फ़ के अपेक्षा, इसलिए गैस, कंप्रेस्ड गैस। समझे नहीं समझे? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, मतलब नॉन कंडक्टर ऊष्मा का सबसे बड़ा? तांबा तो है भाई, कंडक्टर है। शीशा नहीं, नॉन कंडक्टर है। पारा भी कंडक्टर है। जस्ता भी कंडक्टर। शीशा आंसर। सौ डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना। मतलब 100 डिग्री ही सेल्सियस है और वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना क्या ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है? ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। यस, उसमें ज़्यादा हीट रहेगा क्योंकि वाष्प में है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। यस, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मान है जो उसके इकाई द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय शोषित की जाती है, मुक्त की जाती है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? ऊष्मा से। नौ नंबर क्वेश्चन, वातानुकूलन यंत्र यानी AC से किस कारण ठंडक होती है? ऑप्शन ए, गैस को दबाने और मुक्त करने से। नो,
जल के वाष्पीकरण से नहीं, जल को दबाने से नहीं, ठोस को दबाने से नहीं। आंसर ये है वो गैस को दबाने और मुक्त करने से, मतलब कंप्रेस्ड करने से, वही जो पहले पढ़े थे। ठीक है। 9 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः एक वायु शीतक यानी एयर कूलर तथा एक वायु तापक यानी एयर हीटर होता है। वायु तापक यानी हीटर जो है, संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापन को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा से गर्मी में आराम क्यों होता है? ए, पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। नहीं, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। हाँ भाई, जो पसीना को इवेपोरेट करने के लिए जो हीट चाहिए वो हमारे शरीर से मिल जाता है, तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं? दरवाज़ा खोलकर नहीं कर सकते। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं? नहीं। आप अंततः कमरे को गर्म कर सकते हैं। यस, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। कौन पार्लर से एक मिनट। तूने छुआ जख्म को मेरे, बस बस मरहम मरहम। छोड़िए इसको, ऐसे रखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान, यदि रेफ्रिजरेटर के बढ़ जाएगा, अभी तो हुआ। पानी का घनत्व यानी पानी का डेंसिटी अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बी आंसर। और डेंसिटी अधिकतम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वॉल्यूम सबसे न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि वो हीट ना रिलीज़ करता है जल्दी, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। समझे? ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो रेडिएशन होता है, विकिरण। ठोस तथा द्रव में क्रमशः चालन समान विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो आपको तो याद है ना कोई फार्मूला, F = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32।
F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर क्या है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। अरे भाई, तो F इज इक्वल टू 17 नंबर का सोल्यूशन देखिए, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो सेल्सियस की जगह पे 40 रख दीजिए, 5 8 40, 8 9 72, 72 और 32 104 आंसर। ठीक है, अब आते हैं तरंग गति, वेव मोशन। लोलक की कालावधि, लोलक मतलब पेंडुलम, किस पर निर्भर करती है? तो इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√10⁻⁷। हाँ जी, चलिए, हाँ, T इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड होता है फॉर्मूला होता है T। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, T इज इक्वल टू 2π√10⁻⁷। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। M है फॉर्मूला में, नहीं है तो नहीं करती है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, L है ना तो करती है। समय के ऊपर, समय T तो है ही नहीं। तापक्रम के ऊपर नहीं, सिर्फ L के ऊपर, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? वेवलेंथ कहते हैं। तरंगदैर्घ्य आंसर। वेल, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? आंसर है चार्ज्ड होती है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की भाग नहीं है, पता है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अच्छा, ये तो देख लेते हैं। कौन पार्लर से आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। डोंट नो। एक्स रेज, एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के उपयोग किया जाता है। ठीक, एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। पता नहीं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। एक्सरे एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इन्हें विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें आवेशित कण, हाँ ये तो पता ही है, चार्जलेस होता है एक्सरे। रोएंटजन ने खोज की थी, ये भी पता है। अब आते हैं साउंड चैप्टर, ध्वनि। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता मतलब श्रीलनेस, किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि तीखी है और उसका तारत्व अधिक है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि का तारत्व कम है। सामान्यतः एक महिला की पिच अधिक होती है, पुरुष सामान्यतः एक महिला की आवाज़ एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। उल्लेखनीय है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं। अतः यह सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी, जैसे पुरुषों में कम होती है, तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी तो तरंगदैर्घ्य कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, महिलाओं में होती है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी यानी महिलाओं में, तो आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और ध्वनि अधिक तीखी होगी। गॉट इट। और लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। ध्वनि एक स्थान से, आपको फॉर्मूला बताएं, 2 नंबर क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है V = n लैम्डा। V मतलब होता है वेलोसिटी, n मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ।
तो जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो भी चेंज होता है और लैम्डा चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होता है और तरंगदैर्घ्य चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यों के त्यों होता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा, वेवलेंथ भी बढ़ेगा। वेलोसिटी कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा। समझियो कई नहीं समझियो। 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। वो तो है, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। ओके। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है लॉन्गिट्यूडिनल रेडियो वेव, नो। साउंड वेव, यस। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक नहीं, 5 नंबर बजाने से पहले 4 नंबर को कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि जैसे लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है। ट्रांसवर्स वेव कौन है? एक्सरे ट्रांसवर्स वेव है, गामा रे ट्रांसवर्स वेव है और रेडियो वेव्स ट्रांसवर्स वेव है। सिर्फ एक साउंड वेव है जो लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है, ठीक है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अनुवाद फ्रीक्वेंसी मैच करता है भाई। अनुवाद यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। यस। किसी भी संगीत कार्यक्रम में 5 का एक्सप्लेनेशन देखिए। बोल रहा है किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। यह तब है कि समायोजन यानी इक्वलाइजेशन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक प्रक्रिया है। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। क्या पूछ रहे हैं? मात्र श्रव्य ध्वनि के 100। 6 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। मात्र श्रव्य ध्वनि तो नहीं, आम बातचीत के नहीं। शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के मालूम नहीं, मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल का। सी या डी होना चाहिए। डी आंसर है। 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि का स्तर आउटडोर लिविंग एरिया में दिन के समय 50 से 55, जबकि शयन कक्ष के अंदर रात्रि में 30 डेसिबल निश्चित किया गया है। ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंगे अल्ट्रा 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा। बी आंसर, बी आंसर। कुछ जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक को।
यहाँ आपको करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के लिए। अल्ट्रासोनिक को कौन सुन सकते हैं? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। अल्ट्रासोनिक तरंगों को गाल्टन की सीटी, गाल्टन्स वेसल के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, अल्ट्रा होता है ना, 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। सी आंसर। नहीं, इसमें तो है कि 45 हर्ट्ज़ से 64 किलो हर्ट्ज़। अच्छा, किलो हर्ट्ज़ है ना। यह तब है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे हर्ट्ज़, अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज़ से कम तथा पराश्रव्य तरंगे। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। 8 का जब तलक किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? स्टील में ब्रदर, स्टील में, क्योंकि स्टील इज सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इस्पात में, इस्पात में। विद्युत धारा चैप्टर आगे 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम। वोल्ट इज इक्वल टू होता है वर्क बटा चार्ज, मतलब V इज इक्वल टू W/Q। तो W मतलब जूल और Q मतलब कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। समझ लो ना, समझ लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है लोहा से, तांबा से, एल्युमिनियम से, यूरेनियम से। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑफ कोर्स नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न होता है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। ठीक है, मतलब फिजन के द्वारा। न्यूक्लियर रिएक्टर जितने उसमें फिजन के कारण, फिजन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। पता है, 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगी। यूनिट, 1 यूनिट बराबर किलो वाट आवर, तो 100 वाट को बदल दीजिए किलो वाट, और में 100 वाट इंटू आवर 1000 मतलब 1 किलो वाट पर घंटा। इसमें तो बड़ा सा आसान क्वेश्चन था। ये क्या है? 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान इतना है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान, भाई फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R इक्विवेलेंट की जगह पर 1.403 रख दीजिए और R1 की जगह पे आप क्या दिया है 2 रख दीजिए, R2 निकल जाएगा। समझ ला बबुआ। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड, नो अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। और भूल गए हैं हम। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम भार एवं ई कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। ऊर्जा
V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना, तो W इजिकल टू V इंटू क्यू, तो V की जगह पे V है, Q की जगह पे E है, तो E भी। और E भी आंसर हो गया। और क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? क्या विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। यस, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, सही तो है। सुरक्षा फ्यूज क्या करता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है, सही तो है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यस। उपयुक्त में से एक से अधिक, सब सही है गुरु, सब सही है। 10 नंबर क्वेश्चन पे होता है, यूरेनियम से क्या बनता है? बिजली बनती है विखंडन द्वारा। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, सही बात है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को उत्पन्न कैसे करते हैं? डायनेमो द्वारा। एसी करंट के को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डायनेमो एक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत प्रकार करता है। जस्ट लाइक जनरेटर, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, सबको पता है। कह रहा विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका संचालन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है, सही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। नहीं, विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यस। सोलह नंबर क्वेश्चन, सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि क्या लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिक होता है। हाँ, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है या पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित करती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित करती होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। चुंबकत्व का अणु चुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? अनुचुंबकीय क्या होता है? 18 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म मतलब आंशिक रूप से जो आकर्षित होता है अनुचुंबकीय, वो है प्लेटिनम।
अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लैटिनम शामिल है। सड़क प्रकाश में सड़क प्रकाश में उपयोग होने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। सड़क प्रकाश में उपयोग होने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। सड़क प्रकाश, अच्छा, कैसे जोड़ते हैं उनको? जोड़ना तो पैरेलल में चाहिए, क्योंकि एक खराब होगा तो दूसरा पे कोई प्रभाव ना पड़े। सड़क प्रकाश में उपयोग करने वाले सभी बल्ब समानांतर मतलब पैरेलल, हाँ, क्रम में संयोजित होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि प्रकाश बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो चमक में गिरावट आती है, इसलिए अधिक चमक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी कारण है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट बट जाता है ना, तो करंट बट जाएगा तो एक सेकेंड, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा तो चमक कम हो जाएगी। इसलिए उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज है, और क्या है? आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? फ्यूज का तार टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। ये तो देखना पड़ेगा गुरु। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। रांगा, फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। 21 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखें। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा शीशा टीन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज का क्या होता है? फ्यूज कमाल का बात है ये। कह रहा फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा शीशा इन टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है, इसलिए थोड़ा सा हीट पे पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तथा प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च इसलिए होता है कि बिजली पार ना हो पाए। पार हो जाएगा तो गलेगा कैसे? ठीक है। ये लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किटिंग, अतिभारण ओवरलोडिंग या वोल्टता वृद्धि से बचाता है। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? रासायनिक नहीं, तापीय प्रभाव, सी आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? क्या बोल रहा है? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? थॉमसन। कंडक्टर होता है ना, उसमें दोनों उसके सिरे पे तापक्रम परिवर्तित करेंगे ना, टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ओ तेरी क्या थ्योरी है भाई, इसको कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन भाई साहब ने दिया था। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर
संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। वाह थॉमसन चच्चा। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? रफ्तार किस पर निर्भर करती है? धातु पे नहीं, पंखे में एल्युमिनियम पे नहीं, पंखे में लोहा पे नहीं, वोल्टेज पे। अच्छा, पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे टेबल फैन के गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। वोल्टेज समझो कि फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक में। पंखे की गति को प्रतिरोधक, रियोस्टेट नियंत्रण, संधारित्र नियंत्रण तथा पावर इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। 25 नंबर देखो, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। समझे? अरे समझे कुछ? अरे चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी और स्पीकर एवं टेलीग्राम के उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत संचारण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण विद्युत संचारण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण ऊष्मा की हानि कम है। विद्युत संचारण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियत मान P = VI के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। नहीं मालूम। ये क्या बोल रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी जो बार होता है, बार मैग्नेट, बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। दो नहीं मालूम, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। ये तो कोरिया का बच्चा भी जानता है टंगस्टन। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली कोरिया का बच्चा आपसे कम तेज है क्या? शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में क्या बोल रहे हो? बोल रहा है साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, पता है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ठीक है। 29 नंबर, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिल वाट पे निर्भर होता है। 1 किलोवाट आवर को ही यूनिट कहते हैं हम बेटा जी। 30 नंबर, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग। बिजली का निर्वहन मतलब नहीं मालूम। विद्युत आवेश का संचय। क्या पूछ रहे हैं? सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। ये कह रहा है बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है जो दो विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच वायुमंडल के माध्यम से विद्युत के निर्वहन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द्वारा निर्मित होता है। बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है जो दो विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच वायुमंडल के माध्यम से विद्युत के निर्वहन द्वारा निर्मित होता है। निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? गैर ओमिक प्रतिरोध ये क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का अनुसरण नहीं करते उन्हें गैर ओमिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। टॉर्च बल्ब गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। गैर ओमिक प्रतिरोध को गैर रैखिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण में टॉर्च बल्ब,
अर्धचालक पदार्थ, थर्मिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि। अच्छा, टॉर्च बल्ब ओम का नियम नहीं मानता है, नहीं मानता है, पता नहीं, नहीं समझा उनको। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, क्या होती है? संकेंद्रित वृत्त होती है। सी आंसर, 32 के सी। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। सही बात है। चालकता, निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? शक्ति मतलब पावर, P इक्वल टू वी आई, सी सही है। P इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, तो आई ए स्क्वायर आर ए भी सही है, आई आर स्क्वायर गलत है, बी स्क्वायर बाई आर भी सही है। एक का बी आंसर होगा, बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? आर इक्वल टू वी बाई आई, ओम्स लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? शक्ति का आई आर स्क्वायर नहीं करता है, 3 का बी आंसर। लघु पथन के समय मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न में प्रयुक्त शब्द लघु पथन वास्तव में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के लिए प्रयोग हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने पर तारों में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, जिससे अत्यधिक ऊष्मा तारों का गलना, फ्यूज का यहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अर्धचालक वे सामग्रियाँ हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से अधिक होती है, नहीं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है, हाँ। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु कुचालकों से अधिक होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, क्या मतलब, 1 मिनट, क्या पूछ रही है? निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक, कौन सी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? अच्छा, आंसर बी, जर्मेनियम। अच्छा, जर्मेनियम इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। क्या हुआ तुमको अब? आई बैगन, बैगन सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। पता है तो बोलना क्या चाहते हो? ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा ये इन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम यूज होता है। बस इतना ही आपको जानना था, बाकी बातें बाद में करेंगे। सात नंबर, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है गुरु, नहीं घटता है गर्म करने पर, है? ओ, तो हम गलती कर देते हैं यार। कहता है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। क्या गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। हाँ, तो अर्धचालक ना है, चालक का बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर देखते हैं ना अर्धचालक का बढ़ता है, तो वही गर्म किया तापमान ही ना हुआ। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक विद्युत प्रतिरोधकता ना, हाँ, चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर कम होता है। अति चालन
चालक का लक्षण है, क्या लक्षण है? शून्य पारगम्यता, पता नहीं, डोंट नो अबाउट दिस। इसको पढ़ेंगे। 1 मिनट पहले तो हम ये करें कि वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। ओके। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओके। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम तापमान पर लगभग 4.2 केल्विन पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए उनमें विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए उनमें विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। ठीक है, यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय क्षेत्र या प्रवाह को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं, अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए इनमें विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं, इसलिए इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। बहुत कम, बहुत ठंडा कर दिया जाएगा ना किसी कंडक्टर को, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा और उनमें शून्य पारगम्यता भी होगी। वाह, बढ़िया चीज़ है ये। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? लेंज का नियम क्या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? हाँ। लेंज का नियम सुनिश्चित करता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रक्रिया में ऊर्जा न तो बनाई जाती है न ही नष्ट होती है। प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं, इंडक्टेंस। एक सुचालक को अनावेशित सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस नहीं, संतरे का रस नहीं, नमकीन पानी नहीं, ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता। क्या चालकता क्या तनुकरण पर घटती है? तनुकरण पर घटती है, मतलब एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता उच्च होती है, पता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। हाँ, जब किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट को तनु किया जाता है, मतलब उसमें जल डाला जाता है, तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने के कारण इसकी चालकता घट जाती है। प्रबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण है NaCl, KCl, पता है, ये लॉजिक है।
क्योंकि जल डाल दोगे ना तो आयतन उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रति क्यूबिक मीटर जल में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस घट जाएगी ना, वो वही बोल रहे हैं। चलिए अब आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। 1 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। एटम बम फ्यूजन पे, नाभिकीय विखंडन। बी नंबर आंसर। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम का 2 या अधिक हल्के नाभिकों में विखंडन। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। संघात मतलब नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है, मतलब बम्बार्डमेंट। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में विखंडित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। होता क्या है कि यूरेनियम का एटम लेते हैं, ठीक है, उस पे हम न्यूट्रॉनों से बम्बार्डमेंट कराते हैं, गोलीबारी कराते हैं, तो वो क्या होता है, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में, तो उससे जो टूटने से जो एनर्जी निकलती है उसी को विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब आइए हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम उल्टा है। हाइड्रोजन बम फ्यूज़न पे काम करता है, संलयन पर। इसमें जुड़ता है, छोटा नाभिक मिलके बड़ा नाभिक करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें 2 या 2 से छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। फ्यूज़न पे निर्भर करता है, बोले ना। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में। D2O ड्यूटेरियम के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन। D2O ड्यूटेरियम के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन O परमाणु से बना है। D2O को भारी जल के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सी नहीं है, एक्सरे तो है, अल्फा किरण नहीं है। ये बढ़िया सवाल है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म और इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रारेड, अल्ट्रावायलेंट, एक्सरे, गामा किरणें आती हैं। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आती। अल्फा किरणें आयनकारी विकिरण के प्रकार है, क्योंकि वो अल्फा है इसलिए वो नहीं आता। समझे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? पॉजिटिव अल्फा किरण। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरण निम्न ताप पर एक गैस युक्त डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित होती है। इसमें खजाना ही खजाना है, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। ये बोल रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। अच्छा, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरण निम्न दाब पर एक गैस युक्त डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण सभी। अच्छा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा में। ठीक है। किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। समझ में नहीं आया क्वेश्चन। किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान की वही न्यूनतम मात्रा है जो एक बाहर में जाओ। क्वेश्चन अगला, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी 2G स्पेक्ट्रम में G शब्द के लिए जनरेशन। ठीक है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? पॉइंट्स पर से, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच, यस। नहीं, इसको सीधा ऐसे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? कोबरा, स्किरल, पाइथन, जावा। पाइथन जावा का तो नाम सुने हम। कोबरा भी होता है, स्किरल भी होता है। समझ जाओ पे इडियटो। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? सी है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है। फास्ट नहीं है, फास्ट कोई भाषा ही नहीं है कंप्यूटर की। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही है, एज कंप्यूटिंग सही है, नेटवर्क स्लाइसिंग होना चाहिए, मेरे को इतना मालूम नहीं है। हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। JPT का ChatGPT एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित भाषा मॉडल है। इसे OpenAI ने विकसित किया है। यह मानव जैसी भाषा समझने और जवाब देने में सक्षम है। GPT का पूर्ण रूप जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है। मानव भारत का पहला स्वदेशी 3D मुद्रित मानव रूपी रोबोट है। मानव स्वदेशी 3D मुद्रित मानव रूपी रोबोट है। मानव 2 फीट लंबा मानव रूपी रोबोट है और एक बड़े खिलौने जैसा दिखता है। IIT बॉम्बे ने बनाया मानव को। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है?
उपयुक्त में से एक से अधिक। F-15 मिशन के बारे में क्या आ सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम है विक्रम। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम है विक्रम। अब आती है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने वर्ष 1935 में पहला प्रायोगिक राडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से प्रोत्साहित करने के लिए। राडार आते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ था? 1930 में। सर सीवी रमन के कारण रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी कहता है प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। आए प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में प्रकाश के कण की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, परंतु रमन प्रभाव में प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ भी सकती है तथा घट भी सकती है। ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? उनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1922 में। 1921 में नामित किया गया था। ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टाइन ने कहा था भाई E=mc²। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। चलिए, विविध क्या है? निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का परिणाम नहीं था? अटल इनोवेशन मिशन।